टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि 9th स्टैंडर्ड CBSE के मैथमेटिक्स में हमने जो नया चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स वो शुरू करा था, है ना। ऑलरेडी हमने उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए, राइट, क्योंकि उस वीडियो में हम लोगों ने पूरा बेसिक जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, लेकिन एक्सरसाइज पे जाने से पहले ये ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हम लोग फिर से एक बारी रिवाइज कर लें जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे बेसिक सी चीज़ है कि हम लोगों ने ये डिस्कस करा हुआ था कि अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो अपोजिट तरफ एंगल्स बनते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, राइट। जो अपोजिट तरफ एंगल्स बनते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, इस तरीके से होंगे, राइट। तो ये एक चीज़ थी जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था लीनियर पेयर, दूसरा हमने पढ़ा था लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन के मदद से दो एडजेसेंट एंगल्स अगर बन रहे हैं तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का जो एडिशन होगा वो 180 होगा। वो कितना होगा? 180 होगा। वो कितना होगा? 180 होगा। लीनियर पेयर, दो एंगल्स है तो लीनियर पेयर बोल सकते हैं, या फिर एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन भी वही कहता है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है और उसके एक ही वर्टेक्स से मैं दो और रेस बनाता हूँ तो यहाँ पे कितने एंगल्स बन जाएंगे? 1 2 3। तो स्ट्रेट लाइन में एक ही वर्टेक्स से अगर 3 एंगल बनते हैं और मैं उन तीनों एंगल्स को अगर ऐड कर दूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा ना। ऐड करने के बाद ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो ये तीनों को मिलके एडिशन कितना देता है स्ट्रेट लाइन में? 180। दूसरी एक आखिरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी कल वो ये थी कि मान लो ये एक एंगल है A, अगर मुझे इसका रिफ्लेक्स ढूंढना है, मतलब ये ढूंढना है मुझे, अगर मुझे इसका रिफ्लेक्स ढूंढना है तो ये वाला पोर्शन ढूंढना है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। तो कभी भी कोई भी एंगल का अगर मुझे रिफ्लेक्स ढूंढना है ना, जैसे कि मान लो ये A है ना, पूरा चक्कर कितने का होगा? अगर ये पूरा चक्कर में ऐड करूँ तो पूरा चक्कर कितने का होगा? 360 का होगा। पूरा चक्कर कितने का होगा? अच्छा, ये जो एंगल है पीछे वाला रिफ्लेक्स एंगल है वो मुझे नहीं पता है, वो उसको मैं x बोल देता हूँ, तो अगर मुझे x ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा? a + x = 360 लिखूँगा। देखो a मतलब इतना, x मतलब इतना, तो पूरा चक्कर कंप्लीट होगा ना। चक्कर कंप्लीट होगा मतलब 360 डिग्रीज कंप्लीट होगा। तो अगर मुझे x ढूंढना है तो 360 में से a को उधर शिफ्ट कर दो, a माइनस कर देना पड़ेगा, तो इस तरीके से रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा। तो हमेशा रिफ्लेक्स एंगल कैसे मिलता है? 360 में से जो भी एंगल है उसको माइनस करके। हमेशा रिफ्लेक्स एंगल कैसे मिलता है? 360 में से वो जो भी एंगल होगा गिवन वो माइनस करके हम लोग रिफ्लेक्स एंगल ढूंढ लेते हैं। तो इस किस्म से हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, और भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिन्हें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब उनका यूज़ होगा। लेकिन ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो सबके दिमाग में होनी ही चाहिए। पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दूसरा है एंगल्स इन लीनियर पेयर आर 180, तीसरा है एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन सम अप टू 180, चौथा है रिफ्लेक्स एंगल कैसे ढूंढेंगे? 360 में से वो एंगल को माइनस करके, अभी भी मैंने बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने अपने दिमाग में घुसा लो। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है इन फिगर 6.13 ऐसा डायग्राम है, लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्टेड हो। एक लाइन है AB दिखता होगा, एक लाइन है CD, मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन्स है जो कि पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करे यहाँ पे, है ना। इफ AOC + BOE = 70, AOC + BOE इन दोनों एंगल्स का एडिशन मुझे दे रखा है 70, एंड BOD = 40। BOD दिख रहा है सभी को? BOD, अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखो, BOD अगर बोलते हैं ना वो लोग, मतलब वो एंगल O की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये BOD में वैल्यू दे रखा है BOD का 40। आई होप सभी को इतना दिख रहा होगा।
फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। ठीक है, फाइंड BOE, ये मुझे फाइंड करना है BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। अगर COE मिलेगा तभी तो उसका रिफ्लेक्स मिलेगा। रिफ्लेक्स कैसे मिलेगा? 360 में से COE को माइनस करना पड़ेगा, 360 में से COE को माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैंने वहाँ पे बोला एंगल है A, जैसे मैंने यहाँ पे बोला एंगल है A, तो उसका रिफ्लेक्स कैसे मिला? 360 माइनस A। तो एंगल है COE, तो उसका रिफ्लेक्स कैसे मिलेगा? 360 माइनस COE, तो उसके लिए COE चाहिए होगा। ठीक है, तो डायग्राम वायग्राम बनाना है सबने पेंसिल से। सोल्यूशन में लिखता हूँ मैं गिवन, सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन। गिवन में क्या क्या चीज़ दी गई है लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। गिवन में मुझे बोला है, डायरेक्ट काम की चीज़ लिखता हूँ मैं गिवन में। सबसे पहले बोला है लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। देखो ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री मतलब क्या है? बेसिक जो ज्योमेट्री है वो है ये, है ना, स्टडी ऑफ लाइंस एंड एंगल्स एंड ऑल है। तो फिर उसमें हर एक बंदे का सिखाने का तरीका अलग होता है, करने के तरीके अलग होते हैं। अगर आंसर्स करेक्ट हैं और सही ढंग से किए हैं तो बिल्कुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ध्यान से समझो मैं कैसे कर रहा हूँ। गिवन में सबसे पहले बोला है AB एंड CD इंटरसेक्टेड हो, लिख दिया। उसके बाद बोला है एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70। ये भी एक चीज़ गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू मुझे 70 दे रखा है। उसके बाद क्या दिया है? BOD 40 दे रखा है। एंगल BOD जो है 40 दे रखा है। ये तीन चीज़ गिवन है। उसके बाद 2 फाइंड में क्या फाइंड करना है? एंगल BOE, क्या फाइंड करना है? BOE, एंगल BOE, ये एक चीज़ फाइंड करनी है। दूसरा रिफ्लेक्स एंगल COE। कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए तो पहले वो एंगल चाहिए होगा। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल वे से इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ध्यान देना डायग्राम में, अच्छे से ध्यान देना डायग्राम में। अभी डायग्राम में शुरुआत तो उसी से करेंगे जो मुझे पता है। मुझे दो चीज़ें पता है, एक तो दो एंगल्स का एडिशन पता है 70 है तो छोड़ दो। ये एक अकेला एंगल पता है मुझे BOD। अगर डायग्राम में देखोगे तो मुझे BOD पता है 40। अब आप एक चीज़ समझो कि ये BOD का अपोजिट एंगल है ये, जिसका नाम है AOC। देखिए BOD के बिल्कुल अपोजिट साइड है AOC। हमने अपोजिट एंगल्स के बारे में क्या सीखा है? टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो आप अगर डायग्राम में देखोगे तो एक लाइन दिखेगा AOB, AOB एक लाइन है। दूसरा लाइन दिखेगा COD, ऐसा दोनों O पे इंटरसेक्ट करे ना, COD। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो मैं लिखता हूँ इन द फिगर एंगल BOD एंगल AOC आर इक्वल। एंगल BOD एंगल AOC आर इक्वल। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, राइट। एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। अब हमेशा कंपलसरी ये रीज़न लिखना है ब्रैकेट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप लोग पूरा लिखना अच्छे से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लेकिन BOD कितना है? BOD और ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये 40 है तो एंगल AOC भी 40 होगा। मैं लिखता हूँ बट एंगल BOD इज इक्वल टू 40। ये 40 कहाँ से आया? मन से थोड़ी आया, क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल BOD जो है वो 40 है, तो AOC कितना होगा? 40 होगा।
एंगल ए ओ सी जो है वो कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, एंगल ए ओ सी जो है वो कितना होगा, 40 होगा। ये बात समझ में, तो ये गिवन से मैंने ये ढूंढ लिया है ना। अब सेकंड गिवन में देखोगे तो ए ओ सी आता है और मैंने ए ओ सी ही ढूंढा है। सेकेंड गिवन में ये लोग कहते हैं ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70। ये लोग, तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, मैं लिखता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। प्रैक्टिस चाहिए, सम्स का प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं, तो हल्लो हल्लो करके आ जाएंगे। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70, ये भी कहाँ से आया, मुझे क्वेश्चन में गिवन था, मन से नहीं ला रहा मैं कुछ भी। ए ओ सी कितना ढूंढा हुआ है, 40, उसके जगह पे 40 सब्सटीट्यूट करते हैं। बी ओ ई में नहीं जानता, इक्वल्स टू 70 है ना। तो बी ओ ई जो होगा वो होगा 70, 40 उधर जाएगा तो -40। तो जो बी ओ ई है 70 - 40 कितना होता है, 30। तो बी ओ ई 30 आ जाएगा। देखो पहले जो चाहिए था मुझे वो मैंने ढूंढ लिया है, बी ओ ई चाहिए था वो मैंने 30 ढूंढ लिया है, वो मैंने 30 ढूंढ लिया है। अब मुझे चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। सी ओ ई का रिफ्लेक्स चाहिए, तो पहले सी ओ ई तो मिलना चाहिए, रिफ्लेक्स तो बाद में ढूंढेंगे, पहले सी ओ ई तो मिल जाए। तो सी ओ ई ढूंढना है मेरा सबसे पहला काम, तो मुझे सी ओ ई ढूंढना है। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने बताया हुआ है ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और एक ही वर्टेक्स ओ से दो एंगल बने हुए हैं। अगर आप देखोगे तो ये सी, ये ई, तो ये 3 एंगल आपको दिखते होंगे है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे एक ही वर्टेक्स से कितने भी एंगल बना दो, यहाँ पे तो 3 है, जितने भी एंगल बना दो, लेकिन उन सब का एडिशन करोगे तो कितना मिलेगा, 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। ये सब एंगल्स का एडिशन अगर करोगे ना तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। तो ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल्स ए से लिखना शुरू करो। देखो कैसे लिखने का, पहला एंगल है ए ओ सी, एंगल ए ओ सी खत्म कहाँ पे हुआ, ए ओ सी, सी पे खत्म हुआ, सी से ही शुरू करो अगला एंगल। सी ओ ई, सी ओ ई खत्म कहाँ पे हुआ, सी ओ ई पे खत्म हुआ, तो ई ओ बी, ई ओ बी है। देखो शुरू ए से किया था, खत्म बी पे होना चाहिए, तो जाके वो पूरा स्ट्रेट लाइन कवर होगा। और स्ट्रेट लाइन में सभी का एडिशन 180 होता है, ऐसा एग्जाम में कहा गया है। अच्छा ए ओ सी कितना है, 40 लिख दिया। सी ओ ई तो मुझे चाहिए ना, उसका मुझे रिफ्लेक्स ढूंढना है। उसके बाद ई ओ बी कितना ढूंढ लिया है, 30। ई ओ बी, बी ओ ई बात एक ही है, बी ओ ई ओ बी बात एक ही है, तो ये 30 इक्वल टू 180, राइट। 40 + 30 70 प्लस सी ओ ई इक्वल्स टू 180। 70 उधर भेजेंगे तो सी ओ ई इक्वल्स टू 180 - 70। एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। लेकिन मुझे सी ओ ई तो चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। रिफ्लेक्स ढूंढने के लिए पहले सी ओ ई ढूंढना पड़ेगा। अब इसका रिफ्लेक्स मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, 360 में से एंगल माइनस करने का। कौन सा एंगल, सी ओ ई चाहिए ना, तो रिफ्लेक्स सी ओ ई का चाहिए, सी ओ ई माइनस करेंगे। तो 360 माइनस सी ओ ई कितना मिला था, 110। तो माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, देखो ये 0, ये 5, ये 250 मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जो जो चाहिए था वो सभी चीज़ें ढूंढ ली। करने का तरीका सबका अपना अपना है, ठीक है। वेज बहुत सारे हैं, उसमें से जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो पढ़ाता हूँ। आई होप सभी को समझा होगा अच्छे तरीके से। स्क्रीन पॉज कर लो, इसे बढ़िया तरीके से नोट कर लो। कुछ डाउट रहा
कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के मेंशन कर लो या मुझे मैसेज कर दो, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, राइट। तो बस थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे यूज टू हो जाते हैं ना तो फिर बहुत आसान लगने लगता है और मज़ा आने लगता है, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन पे और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। इन द फिगर 6.14 ये डायग्राम है, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड ओ। तो ये एक्स वाई एम एन इंटरसेक्टेड पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का जहाँ पे दोनों लाइंस मिल रहे हैं। इफ़ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90, ये जो पी ओ वाई एंगल है वो है 90, सिंबल देखते होंगे ना यहाँ पे 90 डिग्री का। उसके बाद एंगल ए इज टू एंगल बी 2:3 दिया है। ये ए इज टू बी का जो रेशो है वो 2:3 है। फाइंड सी, ढूंढना हमको सी को है, ढूंढना हमें सी को है। तो इसको भी करने के अलग अलग तरीके हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन में क्या कहा गया है, लाइंस एक्स ओ वाई या एक्स ओ वाई लिखने से अच्छा लिखो लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड ओ, ये भी अच्छा रहेगा, ये भी लिखने का तरीका मस्त रहेगा, ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड ओ, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। उसके बाद दिया है एंगल पी ओ वाई, ये जो है पी ओ वाई वो 90 डिग्री है। एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्या दिया है, ए इज टू बी का रेशो दिया है, ए इज टू बी का रेशो दिया है। कितना है रेशो, 2:3। टू फाइंड में क्या लिखने का, टू फाइंड एंगल सी, टू फाइंड एंगल सी या वैल्यू ऑफ सी। सॉल्यूशन। आई होप इतना तो सभी को समझा है कि गिवन में क्या क्या दिया है और मुझे क्या ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि ये समझना इम्पोर्टेंट है। मुझे ढूंढना है सी। तो कभी भी एक चीज़ हमेशा मेरी याद रखो और समझ लो बढ़िया तरीके से कि कभी भी अगर रेशो दिया होता है, मुझे यहाँ पे एंगल्स का है, किसी भी चीज़ का रेशो दिया होता है तो एक रूल है कि रेशो को सेपरेट कर सकते हैं कोई कॉमन मल्टीपल के साथ, है ना। लोअर स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी हुई है, क्योंकि रेशो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना। रेशो एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन होता है जिसको कोई ना कोई नंबर से डिवाइड करके तैयार किया जाता है ना। ओरिजिनली ये वैल्यूज़ 2 और 3 नहीं थे, इन्हें कोई ना कोई नंबर से डिवाइड करके 2 और 3 में कन्वर्ट किया गया है, राइट। तो इसीलिए हमेशा, अब किससे डिवाइड करा है वो तो नहीं मालूम, तो मैं समझता हूँ कि इसको 2 से डिवाइड किया है, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, किससे किया है मुझे नहीं मालूम। इसलिए हमेशा रेशो को सेपरेट करने के लिए कॉमन मल्टीपल लिया जाता है और फिर ही रेशोज को सेपरेट किया जाता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, कभी भी रेशोज दिए तो पहले उन रेशोज को सेपरेट कर दो, है ना, वो रेशो को सेपरेट कर दो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले यर ए इज टू बी, रेशो दिया उसको अलग कर दो, इज इक्वल टू 2:3 गिवन है। क्योंकि ये रेशो है और रेशो को सेपरेट करने के लिए कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो मैं लिखता हूँ लेट कॉमन मल्टीपल भी, कुछ भी ले सकते हो कॉमन मल्टीपल, स्मॉल एक्स ले लेता हूँ। तो a का जो वैल्यू होगा, वो होगा 2x, b का जो वैल्यू होगा वो होगा 3x। तो कॉमन मल्टीपल लेने के बाद a का वैल्यू मुझे निकल के आया सेपरेट वैल्यू, ये तो रेशो में था ना, इसको अलग अलग कर दिया, तो a का वैल्यू मुझे 2x मिला, b का वैल्यू मुझे 3x मिला। अगर देखोगे मेरे पास a का वैल्यू भी है x में, b का वैल्यू है x में और ये तो वैल्यू है 90, मतलब ये स्ट्रेट लाइन के सभी एंगल्स मालूम हैं। देखो x o y एक स्ट्रेट लाइन है, तो अब मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ। मैं लिखता हूँ x o y
इज अ स्ट्रेट लाइन। तुम लोग पूरा लिखना, SL नहीं लिखना, है ना। XOY इज अ स्ट्रेट लाइन अगर देखोगे तो कुछ ऐसा है, वो XOY है और यहाँ पे से बीच में 2 है। हाँ मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा सीधा है 90 डिग्री होने की वजह से, कुछ ऐसा है बस, अब तो ठीक ही है, राइट। यहाँ पे उन लोगों ने P दिया है, यहाँ पे उन लोगों ने M दिया है। अब पिछले बार की तरह ही हम लोग करेंगे, कभी भी स्ट्रेट लाइन लिखते हैं ना तो यहाँ पे X है इसलिए X से शुरू करो। XOM पहला एंगल हो गया, एंगल XOM जिस पे ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू करो। XOM के बाद MOP जिस पे ख़त्म हुआ ना उसी पे शुरू करो। MOP P पे ख़त्म हुआ, POY इस तरीके से पूरा स्ट्रेट लाइन कवर करना है। स्ट्रेट लाइन के सभी एंगल्स को मिला देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। अच्छा XOM अगर डायग्राम में देखोगे तो XOM डायग्राम में देखोगे तो स्मॉल भी है, वैसे ही MOP देखोगे तो A नज़र आएगा और POY देखोगे तो 90 डिग्री नज़र आएगा, इक्वल टू 180। पहले तो 90 को उधर शिफ्ट करेंगे ना अपन, और B और A के जगह पे उनके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने निकाले हैं यहाँ पे वो लिख देंगे। B के जगह पे 3x आएगा, A के जगह पे 2x आएगा। B के जगह पे 3x आएगा, A के जगह पे 2x आएगा। उधर क्या हो जाएगा 180 प्लस 90, उधर जाएगा तो -90, है ना। लाइक टर्म्स को एक जगह ले लिया मैंने, 3x प्लस 2x 5x, 180 माइनस 90 90। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 90 डिवाइड बाय 5, 90 डिवाइड बाय 5, 90 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 9 है इसलिए 4 कैरी होगा, 4 कैरी होगा तो 8 जा 40। सो x इज 18, x निकल के आया मेरा 18, x निकल के आया। इसका मतलब मुझे a और b का वैल्यू मिल जाएगा ना। a क्या है 2x, x के जगह पे 18 रख दो, a मिल जाएगा। b क्या है 3x, x के जगह पे 18 रख दो, मिल जाएगा। लेकिन मुझे a और b तो ढूंढना ही नहीं, मुझे ढूंढना है c, है ना। a और b मुझे चाहिए नहीं, c ढूंढने के लिए मैं b का वैल्यू ढूंढता हूँ ताकि b से c मिल जाए। क्योंकि ये देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन में ये बीच में एक डिवीजन है, तो ये 2 एंगल्स का एडिशन कितना होगा फिर 180 हो जाएगा। लीनियर पेयर बोल सकते हैं 2 एंगल रहे तो, है ना। देखो ना लीनियर पेयर मतलब टी शेप समझो। अगर आप लोगों को लीनियर पेयर में कन्फ्यूजन होता है ना, लीनियर पेयर मतलब टी शेप समझो। देखो उल्टा टी है ये, लीनियर पेयर मतलब क्या, सीधा टी हो सकता है 2 एंगल्स का एडिशन 180, क्रॉस में टी हो सकता है 2 एंगल्स का एडिशन 180, हाँ। तो समझ में आ रहा है होप। ऐसा वाला टी हो सकता है 2 एंगल्स का एडिशन 180, उल्टा वाला टी हो सकता है 2 एंगल्स का एडिशन 180। तो यहाँ पे भी देखोगे तो टी दिखेगा, ये दिख रहा है टी में 2 एंगल्स का एडिशन 180 होगा, जो कि है बी और सी। उसके लिए मुझे सी ढूंढना है, बी चाहिए, तो मैं लिखता हूँ बी इक्वल टू 3x, 3 इंटू एक्स के जगह पे 18, 3 इंटू 18 कितना होता है 54 डिग्री, तो बी मिल गया। नाउ वो लाइन का नाम लिखना पड़ेगा, MON, स्ट्रेट लाइन है और उसमें ऐसा टी है, मैं लिखता हूँ नाउ MON इज अ स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हो इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको MON, और ये यहाँ से दिखेगा ऐसा x, तो ये t दिख रहा है, t में दोनों एंगल्स का एडिशन 180 होगा। कौन से 2 एंगल्स हैं वहाँ पे, b और c है, तो देयरफॉर b प्लस c इक्वल टू 180। अभी स्ट्रेट लाइन लिखा है, अगर रीजन लिखना है तो लीनियर पेयर लिख देना यहाँ पे। b तो हम लोगों ने अभी ढूंढा 54, c इक्वल टू 180, तो c क्या मिलेगा 180 डिवाइड बाय 54। व्हाट इज 180 डिवाइडेड बाय 54? 180 डिवाइडेड बाय 54 126 कुछ हो जाएगा, राइट। तो एंगल सी इज़ 124। मेरा रिक्वायर्ड आउटकम मुझे यहाँ पे मिल चुका है। आई होप सभी को समझा है ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, रेशो दिया है तो याद रखो, सेपरेट करने के लिए कॉमन मल्टीपल लेना होता है और इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। इन द फिगर 6.15 डायग्राम है PQR इज इक्वल टू PRQ।
पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। पी क्यू आर में बीच में क्यू है इसलिए एंगल क्यू की बात हो रही है। पी आर क्यू में बीच में आर है ना, पी आर क्यू में बीच में आर है ना, इसलिए आर की बात हो रही है। देन प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये दोनों इक्वल मुझे प्रूव करने। अब इसको भी करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका हम लोग अपनाते हैं यहाँ पे, गिवन में मैं लिखता हूँ एक ही चीज़ दी गई है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, बस यही दिया गया मुझे। टू फाइंड एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी। एक्चुअली टू फाइंड नहीं करना है यहाँ पे, टू फाइंड की जगह पे टू प्रूव लिखो। कुछ प्रूव करना है ना मुझे, कुछ फाइंड थोड़ी करना है मुझे, किसी का वैल्यू थोड़ी ढूंढ के निकालना है यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे लिखूँगा टू प्रूव पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। प्रूफ बहुत ही आसान सा प्रूफ है, देखो इसका। तो सबसे पहले मुझे बोला है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ठीक है, ये चीज़ बोल गई है। अब इसको मैं हाल फिलहाल वैसे रखता हूँ, मुझे ये दोनों इक्वल बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बात समझो यहाँ पे। सबसे पहले ना यहाँ पे पी क्यू आर दिया, तो मैं पी क्यू आर का वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पी क्यू आर दिख रहा है। अब आपको अगर देखोगे तो यहाँ पे ऐसे टी नज़र आएगा, ये है P, ये है S, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है R, ऐसा T नज़र आएगा। अगर आप उतने ही डायग्राम को देखोगे तो T नज़र आएगा। T मतलब लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब दोनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है ना। लीनियर पेयर मतलब बोला मैंने उल्टा T, सीधा T, पिछले सब में बोला है मैंने, तो ये एक T की तरह नज़र आएगा। मैम लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का एडिशन 180 होगा। मैं लिखता हूँ यर, नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बचेगा, यर पी क्यू आर एंड पी क्यू एस, यही बनेगा लीनियर पेयर। पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल्स टू 180। ब्रैकेट में रीज़न लिखना है, मैं ही लिख देता हूँ, एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पी क्यू आर का वैल्यू चाहिए ना। अगर मुझे पी क्यू आर का वैल्यू चाहिए तो 180 से पी क्यू एस को माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस पी क्यू एस। इसको मैं 1 बोल के छोड़ देता हूँ। जैसे मैंने पी क्यू आर का वैल्यू ढूंढा वैसे ही सेम पी आर क्यू का वैल्यू ढूंढता, वैसे ही सेम, कुछ भी अलग नहीं, वैसे ही बिल्कुल सेम। किसका वैल्यू ढूंढता हूँ मैं, पी आर क्यू का। अगर फिर से ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा है, अभी ये क्या है, पी आर टी है, यहाँ पे क्यू है, फिर से ये उल्टा टी है। टी शेप मतलब लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का एडिशन 180 होता है। मैं लिखता हूँ अगेन एंगल पी आर क्यू, दोनों का एडिशन 180, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल्स टू 180। अभी इसका ब्रैकेट में रीज़न लिख देना लीनियर पेयर बोल के। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, गिवन में मुझे पी आर क्यू दिया है, तो मैं पी आर क्यू का वैल्यू ढूंढूंगा, पी आर टी को शिफ्ट कर, तो पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस पी आर टी, ऐसे कर दूंगा मैं, ऐसे कर दूंगा मैं, इसको 2 बोल देता हूँ मैं। तो गिवन में जो दो इक्वल थे उन दोनों का वैल्यू मैंने निकाला। मैं लिखता हूँ बट लेकिन जो पी क्यू आर है वो इक्वल है पी आर क्यू को। कैसे, क्वेश्चन से, राइट। तो पी क्यू आर मैंने कितना निकाला है, पी क्यू आर 180 माइनस पी क्यू एस। पी क्यू आर कितना निकाला है मैंने, 180 माइनस पी क्यू एस। पी आर क्यू कितना निकाला है मैंने, पी आर क्यू 180 माइनस पी आर टी। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 एंड
2, ये दोनों इक्वल थे लेकिन इन दोनों के वैल्यूज निकाले थे ना मैंने, तो इसका वैल्यू इसके जगह पे, इसका वैल्यू इसके जगह पे सब्सटीट्यूट करा, बीच में इक्वल टू है। अगर बीच में इक्वल टू है और LHS में RHS में सेम टर्म्स है तो हो जाएंगे कैंसल। बचेगा क्या, माइनस PQS इज इक्वल टू माइनस PRT, फिर से सेम माइनस माइनस है, कैंसल। बचेगा क्या, PQS इक्वल्स टू PRT। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये दोनों इक्वल बता दिए। एक और तरीका है जो कि बहुत ही छोटा है इस सम का, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है इसलिए मैंने ये समझा दिया। गिवन में जो दो वैल्यूज़ दिए थे ना, उन दोनों के वैल्यूज़ मैंने निकाले लीनियर पेयर से, लेकिन वो दोनों इक्वल है इसलिए दोनों की जगह पे इक्वेट करके सारे टर्म्स कैंसिल कर दिए, तो बचेगा रिजल्टेंट आउटपुट PQS इज इक्वल टू PRT। एकदम सिंपल, बेहद आसान। ये तीनों क्वेश्चंस आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एक बार फेयर बुक में करो, एक बार रफ बुक में खुद से करो, है ना। तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कल के सम्स पे, कल मिलेंगे, बाकी के 3 सम्स निपटा लेंगे, एक्सेस कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये तीनों सम्स कल आने से पहले सभी के परफेक्ट हो जाने चाहिए। गुड बाय।